हेलो बच्चों, माई सेल्फ आरबी मिश्रा, माई यूट्यूब चैनल इज फिलिस्ट्रिक। आज मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूँ सीबीएसई सैम्पल पेपर 2021-22 फॉर क्लास 10th और उसका फिजिक्स का पोर्शन में डिस्कस करने जा रहा हूँ। तब ध्यान से समझना और नोट डाउन कर लेना। इसमें जो सैम्पल पेपर में साइंस की जो सैम्पल पेपर है उसमें क्वेश्चन नंबर 6 है जो फिजिक्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या गिवन है? ए सिंपल मोटर इज मेड इन स्कूल लैब। स्कूल लैब में एक सिंपल मोटर बनाया गया है। लैब में एक डिजाइन किया गया है मोटर। इसको हम 2D में सिंपल हम ड्रॉ कर रहे हैं, 2 डायमेंशन में। यहाँ नॉर्थ पोल और यहाँ साउथ पोल है और ये एक लूप बना दिया। करंट कैरिंग वायर लेकर एक लूप की फॉर्मेशन की गई और इसे एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, जहां बैटरी की पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल, इसी तरह पॉजिटिव नेगेटिव और ये एक बैटरी है। मीन्स नॉर्थ एंड साउथ पोल दो परमानेंट मैग्नेट है, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में। और एक वायर लेकर एक रेक्टेंगुलर लूप बनाया गया जिसकी एक टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव से दूसरी टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट किया और इसका नेमिंग यहां से ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। मीन्स यहां से करंट की फ्लो होती है, तो करंट ऐसे फ्लो होगा, इस डायरेक्शन में ऐसे फ्लो होते हैं। अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया है, तो हमें क्वेश्चन क्या गिवन है? सिंपल मोटर इज मेड इन ए स्कूल लैब। A coil of wire is mounted on the axle between the pole of a horseshoe magnet. A coil of wire is mounted on the axle. Axle ये होती है बीच में, एक रॉड होती है। As illustrated in the example above, the coil ABCD in a horizontal, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे रखा गया है। मतलब यहां मैग्नेट है, दो मैग्नेट, उसके बीच में ऐसे ABCD कॉइल रखी गई एंड ए बैटरी इज कनेक्टेड। फर्स्ट पार्ट में फाइंड फोर्स इन AB पर हमें फोर्स कैलकुलेट करना है। ये करंट कैरिंग वायर में जिसमें करंट दिस डायरेक्शन में फ्लो है, मैग्नेटिक फील्ड दिस डायरेक्शन में। अगर हम यहां पर देखें, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा गया और करंट कहां है? ऐसे फ्लो हो रही है और मैग्नेटिक फील्ड यहां है। हमें इस AB वायर, ये A है, ये B है, यहां C हो गई, यहां D है, AB, BC, CD ऐसे वायर है। तो इसमें करंट दिस डायरेक्शन में फ्लो है, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ है दिस डायरेक्शन में, ऐसे मैग्नेट रखा गया। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिस, तो फोर्स हमें AB वायर पर कैलकुलेट करना है बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फोर्स, फील्ड, करंट फ्लो दिस डायरेक्शन में, करंट के फ्लो की डायरेक्शन दिस है। करंट फ्लो देखो, करंट फ्लो के पैरेलल हमने यहां मिडिल फिंगर को रख दिया दिस। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में दिस फिंगर, क्योंकि दिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक, तो फोर्स की डायरेक्शन कहां आ रही है? नीचे। ये फोर्स होगा। द फोर्स, फर्स्ट पार्ट, फोर्स ऑन वायर AB is in डाउनवर्ड डायरेक्शन। डी पार्ट इसमें पूछा है कि जो वायर AB, करंट BC वायर में जो फ्लो हो रहे हैं वो फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। क्यों? अगर हम देखें तो BC में करंट भी इसी डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी यही है, सेम। इन वायर BC, करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड
both are in the same direction, therefore no force is acting on wire BC। क्योंकि फोर्स एक्ट करने के लिए करंट की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्स तीनों परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड और करंट डीसी में पैरेलल हो गए। तो फॉर्मूला से भी अगर आप लोगे तो F इज इक्वल टू I इंटू L इंटू B इंटू साइन थीटा। मीन्स L और B के बीच में एंगल अगर 90 डिग्री होगा तो साइन 90 डिग्री वन फोर्स मैक्सिमम होगा। लेकिन यहां पर क्या है, करंट और मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, थीटा है 0 डिग्री, तो फोर्स का मिनिमम वैल्यू दिस इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। अब हम नेक्स्ट जो सैंपल पेपर के क्वेश्चन है वो मैं डिस्कस कर रहा हूं। इसका और ऑप्शन भी है, मैं इसे मिटा रहा हूं। अगर इसका और ऑप्शन अगर हम देखते हैं तो और ऑप्शन क्वेश्चन में हमें गिवन है एक सॉलिनॉइड है, इसके और ऑप्शन है एक सॉलिनॉइड है, ये सॉलिनॉइड, और इसे एक बैटरी से कनेक्ट किया है। एक बैटरी हो गई और एक वेरिएबल रजिस्टर है, ये R वेरिएबल रजिस्टर। तो अगर यहां से बैटरी है, बैटरी के पॉजिटिव मीन्स करंट ऐसे एंटर कर रहे हैं, ऐसे एंटर करेगा, ऐसे घूमते हुए ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे 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 रिटर्न आएगा। मीन्स जहां से एंटर करता है वहां साउथ पोल करती है। क्लॉकवाइज एंटर करने के लिए स्क्रू को अंदर डालने के लिए क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। मीन्स यहां एक साउथ पोल बनेगा। और जहां से करंट इमर्ज आउट होती है, बाहर निकालने, स्क्रू को बाहर निकालना है तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। मीन्स यहां नॉर्थ पोल बनेगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, सॉलिनॉइड एज ए बार मैग्नेट, जहां यहां से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इमर्ज करेगी और यहां टर्मिनेट होगा, यहां से इमर्ज होगा और यहां टर्मिनेट होगा। तो करंट कैरिंग वायर एक सॉलिनॉइड, ये जो सॉलिनॉइड है ये एक बार मैग्नेट की तरह वर्क कर रहा है, जिसका नॉर्थ पोल जहां से इमर्ज कर रही है वो नॉर्थ पोल, और जहां टर्मिनेट होता है दिस इज द साउथ पोल। क्योंकि ये बैटरी के पॉजिटिव नेगेटिव मींस करंट यहां से एंटर कर रही है। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है सर्किट कंटेनिंग अ बैटरी, अ वेरिएबल रजिस्टर and a solenoid. The figure below shows the magnetic field pattern produced by the current in the solenoid. How the magnetic field pattern indicate the magnetic field is stronger. स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड कहां इंडिकेट करेगा? अगर हम देखें तो सॉलिनॉइड में मैंने थ्योरी में बताया था कि सॉलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है, तो स्ट्रॉन्गर कहां होगा? वैसे हम देखें तो हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होता है, क्योंकि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है तो मैक्सिमम इस एक्सिस पर हर जगह मैक्सिमम होगा। लेकिन नॉर्मली जो क्वेश्चन में आंसर किया जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर ऑन द एक्सिस ऑफ सॉलिनॉइड, और भी हम बोल सकते हैं द मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि इस एक्सिस पर हर जगह यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो स्ट्रॉन्गर तुम सब जगह बता सकते हो। लेकिन नॉर्मली जो आंसर में किया जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर वहीं होती है जहां पर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का क्राउडिंग ज्यादा होगा। द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर वेयर क्राउडिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज मोर।
जहां ज्यादा क्राउडिंग होगा वहां मैग्नेटिक फील्ड हमें स्ट्रॉन्गर होते हैं। बी पार्ट में हमें पूछा है व्हाट हैपन व्हेन द करंट इज रिवर्स। अगर तुम सोचो ये पॉजिटिव हो जाए ये नेगेटिव, इसका मतलब मैग्नेटिक पोल रिवर्स हो जाएगा। लेकिन ये पोल रिवर्स केवल उसी में होता है जब इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं। परमानेंट मैग्नेट में हम रिवर्स नहीं करा सकते हैं। ये हमने डिफरेंस बताया भी था थ्योरी में। When the battery is reversed, then the magnetic pole will रिवर्स हो जाएगी। लेकिन ये कब होगा? ओनली इन इलेक्ट्रोमैग्नेट। अगर आप थ्योरी देखोगे तो मैंने बता रखा था परमानेंट मैग्नेट और टेम्पोररी मैग्नेट में डिफरेंस, वहां पर ही बताते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है जो सैंपल पेपर में फिजिक्स का क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 फिजिक्स का है, क्वेश्चन नंबर 12 फिजिक्स का है, क्वेश्चन नंबर 15 फिजिक्स का है। तो क्वेश्चन नंबर अब हम आ जाए 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या गिवन है? It would cost a man of 3.50 rupees to buy 1 kilowatt hour of the electric energy. Means cost of purchasing 1 kilowatt hour, इसी को हम बोलते हैं 1 यूनिट। जो घर में मीटर रीडिंग आता है 1 यूनिट, इसका मतलब 1 किलोवाट आवर। एंड इसकी कॉस्ट है, कॉस्ट इज 3.50 रुपीज। इलेक्ट्रिक इट वुड कॉस्ट ए मैन 3.5 रुपीज टू बाय 1 किलोवाट आवर of the electric energy from the main electricity board. His generator has a maximum power of 2 kilowatt. Power of generator is 2 kilowatt. 2 kilowatt. The generator produces energy at this maximum power for 3 hours. तो टोटल एनर्जी, टोटल टाइम हमें गिवन है इज इक्वल टू 3 आवर्स। मीन्स टोटल एनर्जी बाय द जनरेटर इज इक्वल टू 3 इंटू पावर इंटू टाइम। दिस इज इक्वल टू मीन्स पावर इंटू टाइम, और यही हमारा एनर्जी होता है। पावर है 2 किलोवाट इंटू 3 आवर मीन 6 किलोवाट आवर। तो हमें 1 किलोवाट आवर का कॉस्ट है 3.5 रुपीज। तो 6 किलोवाट का कॉस्ट ऑफ 6 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.50 into 6 and this is equal to around 21 rupees. ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। नेक्स्ट हमारा है सेकेंड पार्ट में, द स्टूडेंट बॉयल वाटर इन द इलेक्ट्रिक केटल फॉर 20 minutes using the same main supply. He want to reduce the boiling time of water. To do so should he increase or decrease the length of the heating element? Justify. अगर हमें हीटिंग एलिमेंट की लेंथ को, क्योंकि हमें लेंथ को कम करना पड़ेगा, टाइम 20 मिनट्स, लेंथ को हम कम करेंगे
लेंथ को कम करने से रेजिस्टेंस कम होगा तो बॉइलिंग टाइम जो होगी वो कम, रेजिस्टेंस कम होगा, पावर लॉस कम होगा तो बॉइलिंग टाइम कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ गए क्वेश्चन नंबर 12। क्योंकि पावर रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है तो रेजिस्टेंस हमें कम करेंगे तो पावर लॉस कम होगा, ड्यूरेशन कम हो जाएगी। इसके लिए हमें रिक्वायर्ड है, देखते हो जैसे एक गिलास पानी और एक बकेट पानी हम लेते हैं तो एक गिलास पानी क्वांटिटी सेम, मटेरियल सेम है, वाटर ही है, लेकिन एक बकेट पानी को बॉयल करने में ज्यादा टाइम लगेगा। सेम रेजिस्टेंस अगर कम होगा तो उसको हीटिंग करने में टाइम कम लगेगा। तो वो कब हो सकता है जब रेजिस्टेंस को कम करें तो R इक्वल टू रो L बाई ए, मीन्स लेंथ को हमें कम करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। हमें एक सर्किट डायग्राम गिवन है, ये है, इसमें यहाँ एक 6 ओम की रेजिस्टेंस है, एक है 5 ओम की रेजिस्टेंस, यहाँ 5 ओम, एक है यहाँ 10 ओम का रेजिस्टेंस, और यहाँ है R1, ये R1 है, और यहाँ जो बैटरी गिवन है वो 30 वोल्ट का, और यहाँ से 2 एम्पियर की करंट आ रहा है। हमें क्वेश्चन में इन द अबव सर्किट इफ द करंट रीडिंग इन द ammeter A is 2 एम्पियर व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ R1। हमें R1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये तो क्लियर है कि टोटल वोल्टेज 30 है और टोटल करंट 2 एम्पियर, तो R अगर हम टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करें तो 30 बाई 2 दिस इज इक्वल टू 15 ओम। अब क्या हमें है, ये तीनों रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल में, इसके साथ सीरीज में, अब टोटल रेजिस्टेंस निकालो और इसको 15 के इक्वल करो। तो ये पहले तीनों रेजिस्टेंस को हम पैरेलल में ले लेते हैं। ये R1, इसके नेम हमने R2 दे दिया, इसके नाम R3 दे दिया, इसका नाम हमने R4 दे दिया। तो 1 अपॉन, पहले हम पैरेलल कॉम्बिनेशन लेते हैं, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। R1 हमें कैलकुलेट करना है, R2 की वैल्यू गिवन है 10, R3 की वैल्यू गिवन है 5। दिस इज इक्वल टू एलसीएम अगर हम लेंगे तो 10 R1, R1 हमने ले लिया तो यहाँ 10 हो गई, 10 से डिवाइड कर दिया तो R1 5 2 R1। दिस इज इक्वल टू 10 प्लस 3 R1 बाई 10 R1 इज इक्वल टू 1 अपॉन RP। तो यहाँ से RP की वैल्यू 10 R1 बाई 10 प्लस 3 R1, और इन तीनों पैरेलल है, इनके साथ ये सीरीज में है। तो R टोटल अगर हम लेंगे, R टोटल दिस इज इक्वल टू R4 प्लस ऑफ RP। R4 is 6, RP is 10 R1 by 10 plus of 3 R1. This is equal to 10 R1, एलसीएम ले लो तो यहाँ क्या होगा, 6 में इससे डिवाइड हो जाएगा, 10 प्लस ऑफ 3 R1, 6 इंटू 10 प्लस ऑफ 3 R1 प्लस ऑफ 10 R1। अगर हम इसे एक्सपैंड कर दें तो ये वैल्यू हम यहां लेकर आते हैं, R टोटल 6 इंटू 10 इज 60 प्लस ऑफ 6 3 जा 18 R1 प्लस ऑफ 10 R1 अपॉन 10 प्लस ऑफ 3 R1, 60 प्लस ऑफ 28 R1 बाय 10 प्लस ऑफ 3 R1, और R टोटल की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया 15, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 15 इंटू 10 प्लस ऑफ 3 R1 इज इक्वल टू 60 प्लस 28 R1, 150 प्लस 45 R1 इज इक्वल टू 60 प्लस ऑफ 28 R1। अगर हमें 45 या 60 कहीं मिस्टेक हो रहा है, 1 अपॉन R12, अगर हमें ये तीनों पैरेलल में है
5, 10 और R1 इसके साथ 6 ओम सीरीज में। अगर एलसीएम ले लिया 10 R1, R1 हमने अगर हम लेते हैं 10 R1 तो R1 से डिवाइड 10, 10 से डिवाइड R1, 5 से डिवाइड 2 R1 means 3 R1, 10 plus of 3 R1 upon 10 R1 1 by RP, तो RP is 10 R1 by 10 plus of 3 R1, 6 LCM ले लिया 60, 60 plus 18 plus of 10 R1 means 18, तो 6 into 10 plus 3 R1 plus 10 R1 by this is equal to 60 plus 18 plus of 10 upon 10 plus this is equal to 15. 15, 15 10 जा 150, 15 3 जा 45 is equal to 150 this। यहाँ पर कहीं हमें लग रहा है ये मिस्टेक है। 3 R1 R total is equal to, what would be the value of R1? What would be the value of, if the reading in the ammeter is given, what would be the value of R1? ये 5, ये 15 R1 की वैल्यू, यहाँ हमें कुछ क्वेश्चन में ये मिस्टेक लग रहा है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में मैंने गलत ड्रॉ कर दिया था, यहाँ पे 6 ओम होगा। अगर हम अब देखें इस तीनों का इक्विवेलेंट पहले हम कैलकुलेट करें, तीनों का इक्विवेलेंट हमें कैलकुलेट कर लिया तो ये हमें, इसका मतलब ये तीनों सीरीज में, ये तो हमने यहां तक कैलकुलेट कर लिया। अब इसके साथ अगर हम देखें तो हमें आर टोटल अगर हमें कैलकुलेट करेगा, कैलकुलेट करने के लिए इस तीनों के जो इक्विवेलेंट है उसके साथ ये दोनों सीरीज में, मीन्स आर टोटल अगर हम फाइंड आउट करते हैं आर टोटल, तो दिस इज इक्वल टू 6 plus 6 plus 10 R1 by 10 plus of 3 R1 means 12 plus of 10 R1 by 10 plus of 3 R1। यहाँ से अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 12 into 10 plus of 3 R1 plus of 10 R1 upon 10 plus of 3 R1, this is equal to 120 plus 36 R1 plus of 10 R1 by 10 plus of 3 R1, this is equal to 120 plus of 46 R1 10 plus of 3 R1। ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है और इसकी वैल्यू हमें 15 के इक्वल आया। अगर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये वैल्यू आ जाएगा 120 plus 46 R1, दिस इज इक्वल टू 150 plus 45 R1, दिस इज इक्वल टू 46 minus 46 R1 minus 45 R1 is equal to 150 minus 120 is 30, means R1 this is equal to 30। ये हमारा क्वेश्चन था, मैंने ये ड्रॉ करने के टाइम में इस 6 ओम को नहीं लिया। इसका और ऑप्शन याद रखो, क्वेश्चन नंबर 12 का और ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 12 का और ऑप्शन, और ऑप्शन क्वेश्चन में है, एक डायग्राम हमें गिवन है, दिस इज द 7 ओम रेजिस्टेंस, ये 7 ओम है और यहां पर एक 10 ओम का रेजिस्टेंस है, 10 ओम, और यहां एक बैटरी कनेक्ट है 24 वोल्ट की, और यहां एक 6 ओम
और यहाँ एक 4 ओम की बैटरी कनेक्ट है। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है। अब हमें क्वेश्चन में कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट एंड फाइंड द टोटल करंट इन द सर्किट। पहले हम टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करें। तो देखो ये दोनों, हमेशा ऐसे क्वेश्चन को लास्ट से सॉल्व करो। ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में, तो 1 अपॉन सीरीज रेजिस्टेंस, सॉरी RS, RS किसके लिए? थर्ड एंड फोर्थ के लिए, तो नेमिंग करना 3 4 के लिए। R3 प्लस ऑफ R4, दिस इज इक्वल टू 6 प्लस ऑफ 4, दिस इज इक्वल टू 10 ओम। ये तो 10 हो गए, ये दोनों मिलकर, और इस 10 के साथ ये 10 पैरेलल है, तो 1 अपॉन RP किसके लिए? R2 और इन दोनों के कॉम्बिनेशन का, R2 प्लस 1 अपॉन R34। R2 की वैल्यू है 10 और R34 की वैल्यू गिवन है 10। दिस इज इक्वल टू 2/10 इज 1/5, मीन्स RP की वैल्यू गिवन है 5 ओम। और इस टोटल के साथ 7 ओम सीरीज में, तो R टोटल हम लेंगे 7 प्लस 5, दिस इज इक्वल टू 12 ओम। R इक्विवेलेंट फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट करना था। देन करंट चाहिए, तो वोल्टेज हमें 24 गिवन है, तो I इज इक्वल टू वोल्टेज बाय R टोटल। वोल्टेज हमें गिवन है 24 अपॉन 12, दिस इज इक्वल टू 2 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाए। क्वेश्चन नंबर 15 है, Ansari sir was demonstrating an experiment in his class with the setup as shown in the figure. A magnet attached to the spring. The magnet go in and out of the stationary coil. The lift of the magnet and stationary coil stationary है और मैग्नेट को लिफ्ट करे अप एंड डाउन, इट ऑसिलेट थ्रू व्हाट प्रिंसिपल विच द अंसारीज आर ट्राइंग टू डेमोंस्ट्रेट। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है किस प्रिंसिपल पर एक वर्क कर रहा है। मैग्नेट को स्प्रिंग के थ्रू उसके अंदर ऑसिलेट करा रहे। क्वेश्चन नंबर 15 में एक स्प्रिंग है, इससे अटैच्ड है एक मैग्नेट, और स्प्रिंग के अंदर इसे हम ऑसिलेट करें, और स्प्रिंग में गैल्वेनोमीटर अटैच्ड है। गैल्वेनोमीटर यहां से आता है। ये स्टेशनरी कॉइल है। ये बार मैग्नेट है जिसका नॉर्थ एंड साउथ पोल है, और ये स्प्रिंग है, एंड दिस इज द गैल्वेनोमीटर। कॉइल को स्टेशनरी रखा गया और स्प्रिंग के थ्रू जो बार मैग्नेट है इसे हम ऑसिलेट कर रहे हैं। तो हमें फर्स्ट पार्ट में और यहां से फिक्स है। हमें पूछा गया है कि किस प्रिंसिपल पर ये वर्क करता है। व्हाट इज द प्रिंसिपल विच एन अंसारीज आर ट्राइंग टू डेमोंस्ट्रेट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ए इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क कर रहे हैं। बी पार्ट, what will be observed when the magnet start oscillating through the coil? Or second may consider the situation magnet is goes in and out of the coil, state 2 changes. What is observed? क्या ऑब्जर्वेशन मिला? तो अगर ये टू एंड फ्रो मोशन करेंगे तो गैल्वेनोमीटर shows डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन इसका क्या मतलब है कि इसमें करंट का फ्लो होने लगा, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन।
थर्ड पार्ट में हमें पूछा है व्हाट कंसीडर the situation where the magnet go in and out. State two changes which could be made to increase the deflection. First, to change the number of turns of the coil. कॉइल के नंबर ऑफ टर्न में चेंज करेंगे तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन में चेंज आ जाएगा. एंड सेकेंड, फर्स्ट हम नंबर ऑफ टर्न्स में चेंज करेंगे और सेकेंड में हम ये कर सकते हैं इंक्रीज द नंबर, मतलब स्पीड हमें इंक्रीज द नंबर ऑफ ऑसिलेशन. अगर नंबर ऑफ ऑसिलेशन को भी हम चेंज करेंगे तो हमें इसमें गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखेगा. उसके बाद एक क्वेश्चन उसका और पार्ट भी है, इज देयर एनी डिफरेंस इन ऑब्जर्वेशन इन द गैल्वेनोमीटर. गैल्वेनोमीटर में क्या ऑब्जर्वेशन हमें दिखेगा. इन द गैल्वेनोमीटर व्हेन द मैग्नेट स्विंग in and out of the stationary coil, is there observation difference हमें दिखेगा. तो यस, क्या दिखेगा डिफरेंस. अगर ये मैग्नेट अंदर जाएगी, when the magnet moves inward, then galvanometer deflect towards left and move out. Galvanometer deflect towards right. तो इतने क्वेश्चन हमारे जो सैंपल पेपर बोर्ड के सैंपल पेपर में क्वेश्चन नंबर 6 था, एक क्वेश्चन नंबर 11, एक क्वेश्चन नंबर 12 और एक क्वेश्चन नंबर 15. ये हमारा 4 क्वेश्चन हमारा बोर्ड के सैंपल पेपर में. लेकिन आपने ध्यान से देखा होगा कि सब में और ऑप्शन है, इसलिए जब भी पेपर है तो ध्यान से पढ़ना और समझना है. जो ऑप्शन आता हो वही वाले ऑप्शन करना. अब ये नहीं कि ऊपर वाले से कुछ ऑप्शन ले लिया, कुछ ऑप्शन नीचे वाले से नहीं. या तो कंप्लीट ऊपर वाले से लेना है या कंप्लीट और ऑप्शन से ही सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो ध्यान से समझिए, नोट डाउन करिए. ऑल द बेस्ट.